हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो दोस्तों, आज हम करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का तो ये 6th पार्ट होगा जो हमने सीरीज़ चलाई है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो हम इंडियन हिस्ट्री करेंगे जिसमें, तो उसका ये हमारा 6th पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है कि इनकी क्या क्या रिवेन्यू को लेकर इनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्ट्रक्चर क्या था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, सिविल सर्विसेज को लेके, एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह, जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, तो ये सब कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो जो ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला वो लंबा होगा। तो ये हमें पहले पार्ट में कंप्लीट करना है, लेकिन ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री का ये 6th पार्ट होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया वो हम देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम ये जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे ब्रिटिशर्स, वो चेंज होता गया उनकी अकॉर्डिंग, मतलब वो अपने हिसाब से चलाते थे, जिसमें जिस चीज़ में उनका फ़ायदा होता था उस हिसाब से वो बदल दिया करते थे। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि इन 1772, देखिए हम सबको पता है कि 1773 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, सबको पता है। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1773 से तो हम वैसे ही, पर ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन है, हिस्ट्री के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ टेरिटोरियल पावर। हम सब ने पूरा अभी हिस्ट्री देख के आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने मगध को, मतलब मगध कह रही हूँ, मराठा को अपने अंदर लिया, इन्होंने कैसे बंगाल को पूरा कब्जा किया, इन्होंने किस तरीके से पंजाब पे एनेक्सेशन किया, मैसूर। तो नॉर्थ ईस्ट, और हम नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो चारों तरफ से जो है इन्होंने पूरे इंडिया को कवर कर लिया था। तो अब इनके पास लिटरली कोई छोटा बहुत ही पोर्शन होगा इंडिया का जो बचा होगा जहाँ पे इनका अपना शासन नहीं था। तो कहने का मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा टेरिटोरियल पावर जो है इंडिया का, वो इनके कब्जे में आ गया था। तो इसीलिए 1773 यानी 1773 ऑनवर्ड्स, उसके बाद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश में यानी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, ये रेगुलेशन बनाती है, एक रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडिया में एक रूल रेगुलेशन बनाती है कि अब हमें इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। विद पासेज ऑफ ईच एक्ट, जो ईच एक्ट पास होते चले गए ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके हिसाब से उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो रिड्यूस्ड। तो ये बोल रहा है विद पासेज ऑफ ईच एक्ट, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम सब ने देखा है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर हमारा चार्टर एक्ट चलता है जिसमें हम देखते हैं कि वो हर 20 साल की इनको मोनोपोली मिलती है। तो बढ़ते समय के साथ जो एक्ट ये आते गए हैं लगातार, हम देखें अगर 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का, और लिटरली 1857 की क्रांति के बाद जो है इनकी पूरी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसके हाथ में आ जाती है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। अब डायरेक्ट जो है कंट्रोल वो ब्रिटिशर्स करने लगे थे, लेकिन वो 1857 की क्रांति के बाद। तो कहने का मतलब ये यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल, जो इंपॉर्टेंस 1773 में था, वो बढ़ते हुए एक्ट के साथ वो कम होता चला गया, इनकी पावर। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनका स्ट्रक्चर क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, एंड जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये 2 एक्ट आने के बाद एक तरीके से ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हमें क्या स्ट्रक्चर अपना एडमिनिस्ट्रेशन का बना के चलना है इंडिया में रूल करने के लिए। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड, ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वन इन लंडन। ठीक है, एक लंदन में बनाया गया और एक इंडिया में, कि एक लंदन से कंट्रोल कर रहा है इंडिया को और एक इंडिया में रहते हुए ही कंट्रोल कर रहा है इंडिया को। अब इंडियंस को, जो इंडिया में कंट्रोल कर रहा है, इनको दिक्कत होती थी तो लोग कंप्लेन लेके लंदन जाते थे, या लंदन वाले वहाँ से लोगों को भेज के यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो सॉल्व करवाते थे। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्रिएटेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। नोट कर लेना, मार्क माई वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या क्रिएट किया था, उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। ठीक है, इन लंदन, कहाँ पे, लंदन में। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कंसिस्ट करते थे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कि 1773 में आया था, उसके अंदर 24 डायरेक्टर्स रखे गए थे जो कि मेजर शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्लियर हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, जो कि ठीक 10 साल बाद आप बोल सकते हो 1784 में आया, क्रिएटेड अनदर ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंफ्यूजन नहीं लेना है, 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। हैविंग 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ विच 2 आर कैबिनेट मिनिस्टर।
अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था, 6 मेंबर थे पार्लियामेंट के, जिसमें से उन 6 में से जो 2 थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आप इसको 6+2 मत करना, इस 6 में से ही जो है 2 लोग जो थे वो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, बाकी के जो 4 बने होंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो उन्हीं में से 2 जो थे वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे। क्लियर हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 डायरेक्टर्स थे जो कि मेजर शेयर होल्डर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में बनाया गया था, उसमें 6 मेंबर थे पार्लियामेंट के, जिसमें से 2 जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज गिवन एवरी पावर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 में बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके पास जो है सारी पावर दी गई इसको। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिटी ऑफ कमांड। अब ये ड्यूअलिटी की बात होगी कि 2 बोर्ड बनाए गए, एक कोर्ट पहला था हमारा क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा हमारा बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो है सारी पावर थी, और इसको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इन इंडिया बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1774 द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर सबॉर्डिनेटेड टू द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अब ये बोल रहा है कि इंडिया में उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तो जो गवर्नर्स हुआ करते थे ना बॉम्बे और मद्रास के, वो सबॉर्डिनेट थे किसके, फोर्ट विलियम के। ठीक है। फोर्ट विलियम हम सबने पढ़ा है पीछे, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि जो कलकत्ता था उसको फोर्ट, वहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया, उसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। तो वहाँ का जो गवर्नर था ना, तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स जो थे वो इनसे सलाह मशवरा लेते थे, किसके मैटर में, वॉर और पीस के मैटर में। इनकी राय के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब तक ये चल रहा है, तो सबॉर्डिनेट थे। ठीक है। The designation of governor of Fort William has been changed to governor general of Fort William। अब जो डेजिग्नेशन यानी जो पावर या पोजीशन थी गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम की, जो गवर्नर थे फोर्ट विलियम को, उसको चेंज करके कर दिया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। तो आपको ध्यान रखना है कि किस एक्ट के तहत, 1773 के, याद रखना 1773 के एक्ट के तहत जो गवर्नर हुआ करते थे, आप बोल सकते हो गवर्नर ऑफ बंगाल या फिर फोर्ट विलियम, उसको हमने गवर्नर जनरल का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंदर बना था, तो वो बने थे 1773 के एक्ट के अंदर। वॉरेन हास्टिंग जो है ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि आप बंगाल भी बोल सकते हो, बंगाल से भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे, तो वो थे वॉरेन हास्टिंग। इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ फोर्ट विलियम। तो ये किस एक्ट के अंदर बने, तो ये बने 1773 के एक्ट के अंदर। कौन बना, वॉरेन हास्टिंग बने। इनका नाम आपको भूलना नहीं है। हम सब गवर्नर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस गवर्नर ने क्या काम किया है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 1773 के एक्ट ने एक और चीज़ क्रिएट करी जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो होती है, मान लो जो ऊपर से रूल रेगुलेशंस बनते हैं उसको ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ गया, ग्राउंड लेवल पे इनको एग्जीक्यूट करना है, मतलब अब उनको वो चीज़ जो है बोलते ना इम्प्लीमेंट करना है, अब उसको रनिंग में लेकर आना है। उसमें कौन थे, उसमें 4 मेंबर थे जो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम को। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, इसमें बनाए गए 4 मेंबर। तो वो 4 मेंबर जो थे वो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि वॉरेन हास्टिंग को। असिस्ट करना मतलब इनके अंडर काम करते थे। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट रिड्यूस करता है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर को 3 में। अभी क्या देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट में इस 4 मेंबर को 3 मेंबर की जगह बदल दिया जाता है। ठीक है। तो 4 से इन्होंने रिड्यूस करके 3 कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि अ सुप्रीम कोर्ट वॉज क्रिएटेड इन कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। लेकिन बना कब था, 1774 में बना था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये बना था 1773 के एक्ट के अंदर। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थ्रू द नेम्स इज, जो नाम था इसका सुप्रीम कोर्ट, ये रखा गया। इट वॉज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट। ठीक है। तो जो नेम है सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया वो कहीं ना कहीं आज के हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट यानी बराबर था। एलिजा इम्फे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लोग सोचते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी है, इनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। एलिजा बैथ नहीं है, एलिजा इम्फे है। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर पूछा गया कि पहले इंडिया मतलब फर्स्ट, आप बोल सकते हो फर्स्ट एवर जो फीमेल
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी वो कब बनी थी, जब कलकत्ता हाई कोर्ट बना था 1773 के। अब आप ये मत देखना कि पहली फीमेल बनी है तो क्या पता पहले सबसे पहले कोई मेल बना हो, नहीं। पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो बनी थी वो एलिजा इम्फे ही थी। अगर फीमेल डाल के भी आया तो भी एलिजा इम्फे ही आएंगी, और ओवरऑल भी आया तो भी इन्हीं का नाम आएगा, कंफ्यूजन नहीं लेना है। 1773 के एक्ट के अंदर आया था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजा इम्फे गेव डेथ पेनल्टी टू नंदा कुमार। अब जैसे ही ये पावर में आई, ये पहली चीफ जस्टिस बनी सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में, इन्होंने एक नंदा कुमार नाम के व्यक्ति थे, उनको पहली बार मतलब ऐसा फर्स्ट एवर डेथ पेनल्टी इंडिया में दी गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो चार्टर एक्ट 1833 का आया ना, मेड द गवर्नर जनरल मोर पावरफुल इन एवरी एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो जो चार्टर एक्ट आया, देखिए चार्टर एक्ट क्या था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने यानी इंग्लैंड के गवर्नर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी कि आप हर 20 साल में वो अपना ट्रेड की मोनोपोली बढ़वाते थे कि आप 20 साल तक करिए। जैसे 1813 में बनाया, तो उसके बाद अब 20 साल का टेन्योर लेके फिर 1833 में ये वापस से रीन्यू करवाते थे। अब यहाँ पर बढ़ते हुए इनके एक्ट के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो पावर है वो क्या हो रही थी, वो डिक्लाइन होती जा रही थी। अब ब्रिटिशर्स जो है कमांड खुद ले रहे थे, इनकी पावर को कट कर रहे थे। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, मेड द गवर्नर जनरल मोर पावरफुल इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो इसने गवर्नर जनरल को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया। अब गवर्नर जनरल से ऊपर कोई भी नहीं था इंडिया में। किस चार्टर के अंदर, 1833 के एक्ट के अंदर। द गवर्नर जनरल स्टार्टेड मेकिंग लॉज। गवर्नर जनरल ने लॉज बनाने शुरू कर दिया, यानी कि अब वो लॉ मेकिंग बन गया फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट या उसके जज की कोई वैल्यू नहीं है। अब जो गवर्नर जनरल है यही लॉ बना रहा है पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, यानी कि सिर्फ इंडिया के लिए। जो डेजिग्नेशन, जो पोजीशन है गवर्नर जनरल की, हैज़ बीन चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक था 1773 में क्या बनाया, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। अब क्या किया 1833 के एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब गवर्नर जनरल को किसने रिप्लेस किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। कब किया, 1833 के एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट के अंदर। तो विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मार्क दिस क्वेश्चन, ये आएगा एग्जाम में। तो विलियम बेंटिक हैं जो पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अब तक गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या फिर बंगाल चल रहा था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ हमने कर लिया इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कैसे चल रहा था, कैसे बढ़ते समय के साथ इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया, जो इनको अपने हिसाब से सही लगा, अपनी फेवर के हिसाब से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। और एट द लास्ट सारी पावर जो है, लॉ मेकिंग, हर चीज़ की पावर गवर्नर जनरल इंडिया के पास आ गई। अब देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिवेन्यू कैसे चलता था। अब रिवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, देखिए हम सबने सुना है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में पीजेंट हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था, और ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसके पास जो है डायरेक्ट पैसा जाया करता था। अब इसमें जो जमींदार है ये बीच में पैसा मारता था। ठीक है, वो देखेंगे कैसे क्या होता था। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, वो देखेंगे हम। 3 मेजर सिस्टम थे लैंड रिवेन्यू के कलेक्शन के इंडिया में, जो कि था ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। ये तीनों ही रिवेन्यू सिस्टम रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, इसको क्लियर पढ़ेंगे। जो ज़मींदारी सिस्टम है ये परमानेंट लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था। तो ज़मींदारी सिस्टम का कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको एक और नाम दिया गया है परमानेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम। यानी कि परमानेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम किस लिए बोला गया इसको परमानेंट, वो हम अब पढ़ेंगे। द ज़मींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लिख लेना इसको नोट में कि जमींदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कर्नवालिस ने इन 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में जमींदारी सिस्टम किसने रिलीज किया था, जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे लॉर्ड कर्नवालिस थ्रू परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, जो फिक्स करता था लैंड के राइट्स को ऑफ द मेंबर्स की इन परपेचुइटी। तो ये बोल रहे हैं कि परमानेंट सिस्टम यानी कि जो जमींदारी सिस्टम है ये लॉर्ड कर्नवालिस लेकर आए थे 1793 में, फिक्स करने के लिए लैंड के राइट्स को। क्लियर हो गया आप लोगों को, आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि ये एक हमारा फिक्स लैंड राइट था, जिसपे अगर कोई ज़मींदार है, ये पीजेंट्स हैं, ये खेती कर रहे हैं, तो इस पर एक फिक्स टैक्स लगा हुआ था जो ज़मींदारों को पीजेंट्स दिया करते थे। और ये ज़मींदार उसका परसेंटेज जो है वो देते थे किसको, ब्रिटिशर्स को। आगे देखेंगे हम इसको। एनी प्रोविजन फॉर फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट फॉर एक्चुअल कल्टिवेटर्स।
तो ये हमने इतना कवर कर लिया कि कोई भी जो प्रोविजंस हुआ करते थे, फिक्स्ड रेंट इन्होंने रख लिया था किसी भी ज़मीन लैंड को लेकर, तो उस पर एक ऑक्यूपेंसी राइट था फॉर एक्चुअल कल्टिवेटर्स। अब जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, वो जो उपज करते थे, जो भी वो खेती करते थे, उसका कुछ परसेंट जो है वो ज़मींदार लिया करते थे। तो एक तरीके से जो पूरा अधिकार है वो ज़मींदार के हाथ में था। तो ज़मींदार ही फिक्स करते थे कि उनको किस तरीके से पीजेंट्स को कितना पैसा देना है, और ऊपर जो ब्रिटिशर्स बैठे हैं उनको कितना पैसा देना है। अंडर द जमींदारी सिस्टम द लैंड रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। तो लैंड का जो रिवेन्यू है, जितनी भी जो मान लो किसान ने खेती करी, उसको सारी उपज बेचने के बाद किसान की जो इनकम होती है, जो कलेक्ट करता है वो सारा जो है इंटरमीडिएट नोन एज जमींदार। कहने का मतलब जो लैंड रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, तो फार्मर्स से वो सारा पैसा ले लिया जाता था, उनको उनके काम के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते। ज़मीन होता था किसी और का, तो उनको ज़मींदार बोलते थे हम। अब किसानों को सिर्फ उनकी ज़मीन पे खेती होते, भले ही वो ज़मीन किसानों के थे, लेकिन अब उनके उस पर राइट्स नहीं रह गए थे। जो ज़मींदार थे उन्होंने अपना जो एरिया बांट लिया था। अब उन्होंने कहा कि जो किसान खेती करेगा उसकी जितनी भी रिवेन्यू होगी, यानी जितनी भी इनकम होगी उस खेती से, वो सारा ज़मींदार रखते थे। और ज़मींदार उसमें से कुछ जो है, बहुत कम पैसे जो हैं, वो किसको देते थे, वो पीजेंट्स को यानी कि किसान को दिया करते थे। और बाकी का जो है आपस में ये ब्रिटिशर्स और ज़मींदार आपस में बांट लिया करते थे। द रियलाइज्ड अमाउंट, जो रियल अमाउंट था, वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। अब जितना भी रिवेन्यू था, यानी कि जो भी लैंड में जो खेती हो रही है, जो कल्टीवेटर्स जो खेती का हो रही थी, उसका जो भी पार्ट था उसको 11 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। तो 1/11 ऑफ द शेयर बिलोंग्स टू द जमींदार। तो 1/11 जो शेयर है वो जमींदार अपने पास रखते थे, और 10/11 ऑफ द शेयर बिलोंग्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 11 पार्ट्स इन्होंने बनाए उस रिवेन्यू का, और उसमें से 1/11 जो है वो जमींदार ने रखा अपने पास, जो बिचौलिया थे, और 10/11 पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। द सिस्टम वॉज मोस्ट प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल। तो ये सिस्टम कहाँ पर सबसे ज़्यादा था, जो ज़मींदारी सिस्टम था, यानी कि परमानेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा था। आप बोल सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया यहाँ पर था, बिहार हो गया, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, तो इस एरिया में था हमारा ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। तो इनको लैंड का ऑनर माना जाता था। ज़मींदार वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट। तो इनके पास राइट्स थे कि ये जो पीजेंट्स यानी कि किसानों से रेंट कलेक्ट कर सके, यानी कि वही रिवेन्यू जो पीजेंट्स जो है वो खेती करके कमाते थे। द टैक्स वॉज टू बी पेड इवन एट द टाइम ऑफ पुअर यील्ड। अब ये टैक्स इनको तब भी पे करना होता था, भले ही किसान की खेती कैसी भी हुई हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपना हिस्सा बांट रखा था, उतना हिस्सा इनको चाहिए था। अब भले ही आपकी जो खेती है उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी खेती ख़राब हो गई हो, लेकिन एक टैक्स था वो किसानों को पे करना ही था। द टैक्स वॉज टू बी पेड इन कैश। अब वो कैश में पे करना था। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम, ये सिस्टम यानी कि ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले द टैक्स वुड बी पेड इन काइंड। तो इस तरीके से टैक्स पे किया जाता था। इश्यूज़ क्या थे ज़मींदारी सिस्टम के साथ, वो देखने हैं हमें। कल्टीवेटर्स यानी कि जो खेती कर रहे थे किसान, उनके लिए क्या इश्यूज़ थे। इन विलेजेस यानी गांव में, द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव। तो जो किसान खेती करते थे उनको ये सिस्टम, उनके लिए सिस्टम में सच में बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव यानी दबाव बनाने वाला, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे इनको, इनके साथ बहुत शोषण होता था जो किसान होते थे उनका। एज द रेंट दे पेड टू द ज़मींदार वॉज वेरी हाई। अब ज़मींदार 1/11 तो वो खुद ही रख ले रहा था, तो बहुत ज़्यादा जो ये टैक्स था ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और किसानों के लिए कहीं ना कहीं इतना पैसा चुकाना इतना आसान नहीं था। वाइल हिज राइट ऑन द लैंड वॉज क्वाइट इनसिक्योर। और पीजेंट्स के, भले वो किसानों की ज़मीन थी, लेकिन उसका जो एक मालिकाना हक था वो ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारों को दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे अपनी ज़मीन को लेके। द कल्टिवेटर्स ओपन दैट टू टेक लोन टू पे द रेंट। अब फार्मर्स क्या करते थे, यहाँ पर क्या होता था, इन्होंने जानबूझ के ऐसा दबाव बनाया किसानों पे कि अब किसानों के पास मान लो कभी उनकी खेती काम नहीं हुई, बारिश की वजह से उनका नुकसान हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो नुकसान हो गया, अब उनकी खेती उस लेवल पे हुई नहीं, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे ज़मींदार को देने के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या चाल चली थी, उन्होंने ये सोचा कि अब किसानों के पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो हमसे आएंगे पैसे लेने के लिए। अब वो हमसे पैसे रेंट पे लेंगे, अब आप किसी से लेने जाओगे पैसा तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो वो गिरवी रखते थे। अब किसान अगर वो पैसे नहीं चुका पाए तो फिर वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे, और उनके बच्चे, आने वाली फैमिली उस कर्ज को चुकाने के लिए आगे तक उनके अंडर काम करती थी। ऑन फेलिंग टू पे द रेंट, अगर आप फेल हो जाते हो रेंट पे करने पे, आप एक तरीके का लोन बोल सकते हो जो लेते थे किसान ब्रिटिशर्स से, दे वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। अब उनको उस लैंड से हटा दिया जाता था। फॉर द ज़मींदार, अब ज़मींदार के लिए क्या इश्यूज़ हुए थे। द रिवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड सो हाई। तो बहुत ज़्यादा हाई ब्रिटिशर्स ने रिवेन्यू फिक्स कर दिया था कि ज़मींदारों के लिए भी
मतलब ये भी बेचारे मजबूर हो गए थे, ज़मींदार बेचारे तो नहीं बोलूँगी, ज़मींदार भी कहीं ना कहीं मजबूर थे कि वो किसानों का शोषण करें और ज़बरदस्ती उनसे पैसा निकलवाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट फिक्स कर रखा था देने के लिए। फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, तो ये भी कहीं ना कहीं पे नहीं कर पा रहे थे। एंड दोज हु फेल्ड टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट देयर ज़मींदारी, अब जो ज़मींदार किसानों से पैसे लेके ब्रिटिशर्स को नहीं दे पा रहे थे, फेल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ज़मींदारी है वो ब्रिटिशर्स छीन ले रहे थे। द जमींदार्स वर नॉट सो नीन अबाउट इम्प्रूविंग द लैंड, तो ये लैंड को इम्प्रूव करने पे इनका कोई ध्यान नहीं था, इनको बस शोषण करना था किसानों का कि कैसे भी ब्रिटिशर्स तक ये पैसा पहुंचाए। एज लॉन्ग एज दे कुड गिव आउट द लैंड एंड गेट रेंट दे प्रेफर्ड इट, ठीक है। फॉर द कंपनी, अब कंपनी के लिए क्या इशू बन रहा था? बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जो पहला डिकेड चल रहा था, यानी कि आने वाले 10 साल जो थे, द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, तो जो कल्टीवेशन था, जो खेती थी, वो स्लोली एक्सपेंड यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। एंड द प्राइस रोज इन द मार्केट, और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे मार्केट में। तो ऑल्थो दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार, तो इसकी वजह से इनको जो है ब्रिटिशर्स को ज़मींदार की इनकम बढ़ानी पड़ रही थी, क्योंकि आपका कल्टीवेशन तो भले ही स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्केट में प्राइस था उस क्रॉप का, कोई भी कल्टीवेशन जो हुआ है, कुछ भी प्रोड्यूस किया गया है, उसका मार्केट में डिमांड बहुत हाई था, उसके प्राइस हाई हो रहे थे, तो ज़मींदारों को भी इनको पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे थे। तो इट वॉज नो गेन फॉर द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। सिंस इट कुडंट इंक्रीज अ रिवेन्यू डिमांड, तो जिस मकसद से इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया था वो ये कवर नहीं कर पा रहे थे, डेट हैड बीन सेटल्ड परमानेंटली, ठीक है। ये होने के बाद फिर एक नया सिस्टम आता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि होता है रैयतवाड़ी सिस्टम। इससे आप सब बहुत फैमिलियर होंगे। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज, अब ब्रिटिश टेरिटरीज का मतलब है कि जहाँ जहाँ तक ब्रिटिश टेरिटरीज थी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की बात हो रही है। अब तक हमने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इंडिया के इस एरिया में थी, आंध्र प्रदेश तक, लेकिन डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में चल रहा था हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम। तो देयर वॉज अ मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट को, इस आइडिया को हटाकर इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आए। अ सिस्टम दैट केम टू बी नोन एज द रैयत सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय, अब ये कौन लेकर आए? इसको लेकर आए कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मिनरो एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ध्यान रखना है कौन लेकर आया था रैयतवाड़ी सिस्टम, ये लेकर आए थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो, ये लेकर आए थे 18th सेंचुरी के एंड में। और इंट्रोड्यूस किया था बाय द लेटर व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि 1819 से 26 में। तो पहले ये लेकर आए, ठीक है, और एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेटर, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया व्हेन ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ, आप बोल सकते हो गवर्नर बने मद्रास के प्रेसिडेंसी के, किसकी बात हो रही है? थॉमस मुनरो की। कि ये जब मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने 1819-26 में, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गवर्नर जनरल हास्टिंग की। क्लियर हो गया? लॉर्ड हास्टिंग बोलते हैं इनको, आपको ध्यान रखना है। तो इनकी बात हो रही है कि जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हास्टिंग जो हैं, तो उसके बाद जो ये है प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम। इसके अंदर क्या हुआ? जो लैंड रेवेन्यू था वॉज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली। अब जमींदारी जो है, जो जमींदार थे, ये जो बीच में बहुत मुनाफा कमाते थे, इनको इन्होंने हटा दिया ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स से डील कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मर्स से वो लैंड का रिवेन्यू ले रहे हैं। याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी सिस्टम आता है, इसलिए उसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जमींदार होते हैं। लेकिन रैयतवाड़ी में जमींदार जो होते हैं, इनको ब्रिटिशर्स, इनकी जो ऑक्यूपेशन है या डिजिग्नेशन है, ये हटा ही देते हैं। अब डायरेक्ट वो बिना किसी बिचौलिए के फार्मर से कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से सीधा डील करते हैं। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर कॉल्ड रैयत, तो जो इंडिविजुअल जो कल्टीवेट कर रहा है, किसान जो अपने उसको कल्टीवेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? रैयत। हैड फुल राइट्स, यानी पीजेंट्स के पास फुल राइट्स था रिगार्डिंग द सेल, ट्रांसफर, लीजिंग ऑफ द लैंड। क्लियर हो गया? इट वॉज प्रीवेलेंट इन द मोस्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया, तो ये इंडिया के साउथ इंडिया में ये चीज़ जो थी रैयतवाड़ी सिस्टम, वहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु, यहाँ पे मार्क कर लेना, इसको नोट कर लेना कि पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू द महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग, आसाम। नॉर्मली पूछा जाए तो साउथ इंडिया, अगर डिटेल में पूछा गया तो फर्स्ट टाइम तमिलनाडु, बाकी उसके बाद भी ज़्यादा डिटेल में पूछा गया तो महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग और आसाम, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम वर द एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि रैयतवाड़ी सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या था? कि एलिमिनेशन हो गया, यानी कि मिडल मैन जो कि जमींदार थे उनको इन्होंने हटा दिया। हु ऑफन ऑप्रेस्ड विलेजर्स, जो कि ऑप्रेस करते थे विलेजर्स, यानी कि जो खेती करते थे उन पे ये बहुत ज़्यादा दबाव बनाते थे जमींदार जो है अपने फ़ायदे के लिए।
क्योंकि इनको ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को भी पे करना होता था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स को इस तरीके से प्रिटेंड करते थे कि किसान खेती का पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम आपको कैसे दें। तो कहीं ना कहीं ज़मींदार ने इसमें बहुत पैसा कमाया था इस बीच में, और ब्रिटिशर्स को यहाँ बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया किससे, रैयतवाड़ी सिस्टम से। क्लियर हो गया। दिस वॉज द प्राइमरी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ये प्राइमरी लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, साउथ इंडिया में पहली बार ये चला था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेजर एरियाज ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ आसाम, कुर्ग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम, द ओनरशिप राइट था वर हैंडेड ओवर द पीजेंट्स। अब पीजेंट्स के पास ओनरशिप राइट है, वो लैंड के मालिक हैं, वो खेती करेंगे और ब्रिटिशर्स को टैक्स देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करते थे टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम वर 50% वेयर द लैंड्स वर ड्राई एंड 60, देखिए 50% जो है ये रिवेन्यू रेट लगाते थे वहाँ पर जहाँ पे लैंड्स जो थे वो ड्राई थे, वहाँ पर ये 50% का टैक्स लगाते थे। और 60% जहाँ पे इरीगेटेड लैंड यानी जहाँ पर अच्छी खासी खेती हो रही है वहाँ से ये 60% लेते थे। तो हालांकि ऑनरशिप ऑफ लैंड वॉज वेस्टेड विद द फार्मर्स, जो ऑनरशिप है वो थी तो फार्मर्स के पास, लेकिन एक्सेसिव टैक्स जो है इम्प्रोवाइज करते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। अब भले ही आपके उधर बारिश ना हुई हो, सूखा पड़ा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं है, आपको 50% देने ही पड़ेंगे। आपकी खेत में इरिगेशन है, अगर तब भी आपका बाढ़ आने की वजह से कुछ नुकसान हो गया तब भी आपको 60% देना पड़ेगा। फर्दर मोर द टैक्स रेट वर फ्रीक्वेंटली इंक्रीज्ड, फिर धीरे धीरे इन्होंने टैक्स का जो रेट है बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इश्यूज क्या हुए इसके साथ, रैयतवाड़ी सिस्टम के साथ, दिस सिस्टम गेव मच पावर टू सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स। अब जो डायरेक्ट फार्मर्स से रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे वो ले रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी बीच में बहुत पावरफुल हो गए थे। हुज एक्टिविटीज़ वर इनएडिक्वेटली सुपरवाइज्ड, वो अपने आप को सुपरवाइज करने लगे, यानी अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर समझने लग गए। द सिस्टम वॉज डोमिनेटेड बाय द महाजन्स। अब महाजन्स जो हुआ करते थे वो इस सिस्टम को डोमिनेट करते थे, एंड मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे हु ग्रांटेड लोन, अब ये लोन देना, अब ज़बरदस्ती आप किसानों पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, उनका अगर नुकसान हो रहा है उनको तब भी टैक्स देना है, वो पैसा वो कहाँ से लाएंगे, वो मनी लेंडर्स जो लोन दे रहे हैं उनसे लेकर आएंगे। अब लोन देने के बाद क्या है, आपको वो लोन चुकाना भी है, आप वो लोन नहीं चुका पाओगे तो आपके हाथ से वो ज़मीन चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसका इशू था। दी मनी लेंडर जो लोन देते थे एक्सप्लॉइट करते थे कल्टीवेटर्स को, एक बार लोन देने के बाद वो बार बार उन्हें परेशान करते थे कि आप टाइम पे पैसा दो, और फिर वो उस पर भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ा दिया करते थे कि टाइम से नहीं दोगे तो मैं और इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, अपने हिसाब से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो एंड एविक्टेड देम फ्रॉम देयर लैंड इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, उनको अपने लैंड से हटा दिया करते थे। फिर लास्ट हमारा आता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822, ये बाद में आया था, बाय होल्ट मैगजीन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैकेंजी थे, होल्ट मैकेंजी, उनके द्वारा महलवाड़ी सिस्टम आया था 1822 में। लेटर द सिस्टम वॉज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक इन 1833 के चार्टर में क्या हुआ था, इस महलवाड़ी सिस्टम को रिफॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। क्लियर हो गया। विलियम बेंटिक पहले हैं जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दिस वॉज द प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो रही है, यानी कि नॉर्थ यानी कि हमारा नॉर्थ इंडिया जहाँ पे हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और वेस्ट एरिया यानी कि इधर वाले एरिया में इंडिया के, ये जो है प्राइमरी माना गया, यानी कि पहली बार ये सिस्टम लगाया गया महलवाड़ी सिस्टम कहाँ पे, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली एक्सेट्रा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इन दिस सिस्टम द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू महल्स। अब महलवाड़ी सिस्टम में लैंड को एक महल में डिवाइड किया गया। महल क्या है, ईच महल जो है यानी कि हर एक महल कॉम्प्राइज करता था वन और मोर विलेजेस। तो महलवाड़ी सिस्टम में इन्होंने सिटीज़ को डिवाइड किया महल में, और हर महल के अंदर एक या एक से ज़्यादा विलेजेस हुआ करते थे। द एंटायर विलेज यानी कि महल वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट फॉर टैक्स कलेक्शन। अब एक विलेज या दो विलेज मिला के इन्होंने महल बना दिया, अब उसको ये एक टैक्स कलेक्शन का अमाउंट देते थे कि आपको इतना % जो है पूरे गांव को मिला के ये टैक्स चुकाना है। अब इनका काम और आसान हो गया। द विलेज हेडमैन, जो विलेज का जो हेडमैन होता था या फिर विलेज कमेटी, वॉज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैक्स। अब विलेज का जो हेड है या मान लो पंचायत है या कोई भी एक हेडमैन बनाया इन्होंने, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप पूरे विलेज का यानी कि एक महल का आप जो है टैक्स कलेक्ट करके दोगे। ऑनरशिप जो राइट्स थी वर वेस्टेड टू द पीजेंट्स, वो पीजेंट्स के पास ही थी, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो किसको गया, विलेज हेडमैन को, या कमेटी कोई होगी विलेज की वहाँ की।
द टैक्स रेट वॉज एक्सेसिव इन दिस सिस्टम टू, यहाँ पर भी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई था. द महलवाड़ी सिस्टम हैड मैनी प्रोविजंस ऑफ बोथ द जमींदारी सिस्टम एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम. तो महलवाड़ी सिस्टम के पास भी सेम प्रोविजंस थे जो जमींदारी में भी थे और रैयतवाड़ी में थे, तो सेम रूल रेगुलेशंस थे. बाय द अर्ली 19th century की स्टार्टिंग में द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन. तो इन्होंने सोचा कि अब दोबारा से हमें सिस्टम जो है रिवेन्यू का चेंज करना चाहिए. एंड द रिवेन्यूज कैन नॉट बी फिक्स्ड परमानेंटली एट सच अ टाइम. तो आपको ये फिक्स नहीं करना है, आप रिवेन्यू चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम. व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, तो वो उस पैसे को और बढ़ा सकते हैं, आप टैक्स और बढ़ा सकते हो, फार्मर्स को और एक्सप्लॉइट करके उनसे और पैसे आपको लेने का हक है. ये इन लोगों ने अपना, ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए ये रूल बनाया. अपने एक्सपेंसेस को करने के लिए पूरा इन्होंने प्रॉपर प्लान बना लिया था कि अभी किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे. 1822 में जो इंग्लिश मैन यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, उसमें जो होल्ट मैकेंजी थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था महलवाड़ी सिस्टम, ये डिवाइस करते हैं अ न्यू सिस्टम नोन एज महलवाड़ी सिस्टम. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ द एरिया नाउ इन उत्तर प्रदेश. क्लियर हो गया. Under the Mahalwadi system, the land revenue was collected from the farmers by the villages of headmen. ये हमने देख लिया है, on the behalf of the whole village and not to the जमींदारी. तो यही बोल रहा है, सेम चीज़ जो मैंने पीछे बताई है कि लैंड रिवेन्यू डायरेक्ट जो है कौन कलेक्ट करता था, फार्मर्स से. विलेज हेडमैन हुआ करते थे, वो कलेक्ट करते थे. द एंटायर विलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट, जिसको हम महल बोलते थे, एंड वॉज ट्रीटेड एज वन यूनिट फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू. यानी कि इसको एक यूनिट माना जाता था. इस महल से ही कुछ परसेंट का टैक्स ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया था कि आपको इतना टैक्स देना है, एक यूनिट बना दिया था इसको. द रिवेन्यू अंडर द महलवाड़ी सिस्टम वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. आप रिवाइज कर सकते हो, जब चाहे आप चेंज कर सकते हो. आपको ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बढ़ाया भी है, घटाते तो खैर वो नहीं थे. जब उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो है इस टैक्स को वापस से बढ़ा दिया करते थे. ये कोई फिक्स्ड नहीं था या परमानेंटली नहीं था. द सिस्टम वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. अब ये सिस्टम जो है पॉपुलराइज्ड था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इन आगरा में. एंड अवध वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश और पंजाब. मैंने बताया ना, बाद में इसको और रिफॉर्म करके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहाँ पर किया? आगरा में और अवध में. और लेटर कहाँ पे एक्सटेंड किया? मध्य प्रदेश और पंजाब में. अब इसके साथ इश्यूज थे. अब मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वॉज दैट द सर्वे वॉज प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन faulty assumption which left a space of manipulation and corruption. तो ये बोल रहा है कि मेजर जो ड्रॉबैक था इस सिस्टम का वो ये था, जो सर्वे यानी कि जो हेडमैन के हाथ में जो उन्होंने दिया था कि जो प्रैक्टिकली बेस्ड था कि अजम्पशंस के हिसाब से कि अरे इतना बड़ा विलेज है, इसमें इतनी तो खेती होती ही होगी, तो इस हिसाब से हम इतना इस पर टैक्स लगा देते हैं. भले ही उनको कोई मतलब नहीं, ज़मीन सूखी है, बंजर है या क्या है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से लगाया. वहाँ से क्या हुआ? करप्शन बढ़ गया. लोगों ने बीच में जो विलेज हेडमैन थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं करप्शन किया होगा कि यार खेती नहीं हो रही है. तो एट टाइम्स उस टाइम पे इट मेड कंपनी स्पेंड मोर फॉर द कलेक्शन. यहाँ कंपनी ने और कलेक्शन के लिए बढ़ावा दिया. एंड देन द रिवेन्यू कलेक्टेड, बढ़ा दिया इन्होंने टैक्स और रिवेन्यू कलेक्ट किया. कॉन्सिक्वेंटली द सिस्टम वॉज रिगार्डेड एज अ फेलियर. अब ये बहुत ही बड़ा फेलियर निकला. इस हिसाब से इनको ये महलवाड़ी सिस्टम कहीं ना कहीं लैक कर गया और ये आगे नहीं चल पाया. तो इतना हमारा मेन था. इसके बाद जो ये छोटे मोटे सिस्टम थे दो, एक था तालुकदारी सिस्टम और एक ये था मलगुजारी सिस्टम. इसको फटाफट करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. द टर्म तालुकदार हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. इन अवध तालुकदार इज अ ग्रेट लैंड होल्डर. तो अवध में तालुकदार को एक लैंड होल्डर यानी कि बहुत बड़ा लैंड होल्डर बोलते थे. बट इन बंगाल अ तालुकदार इज नेक्स्ट टू जमींदार. लेकिन बंगाल में तालुकदार हम जमींदार के नीचे मानते थे. लेकिन अवध में क्या था? इसको हम एक ग्रेट लैंड होल्डर मानते थे इन एक्सटेंड टू लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्टेटस. अ बिग जमींदार देमसेल्व्स हैड क्रिएटेड मैनी तालुक्स. तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने अंडर तालुकदार्स बनाए. कहाँ पे? बंगाल में. अंडर सेवरल डिनोमिनेशन सच एज जुंगलबड़ी तालुक, मजकुरी तालुक, और फिर एक बनाया सिखमी तालुक. ऐसे मतलब जमींदार्स ने अपने अंदर ये पोजीशंस बनाई तालुकदार्स की कि ये इनके अंडर काम करेंगे. सो ऑन. दीज वर्क क्रिएटेड पार्शली, ये पार्शली बनाए गए एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ जमींदार मैनेजमेंट एंड पार्शली एज अ फिजिकल. क्लियर हो गया. फिर इसके बाद हमें फिजिकल पॉलिसी के हिसाब से मेजर्स फॉर रेजिंग जमींदारी फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस. कहने का मतलब था कि जमींदार ने अपना बोझ कम करने के लिए, अपना काम कम करने के लिए अपने अंडर कुछ तालुकदार्स रखे बंगाल में. लेकिन अगर हम अवध की बात करें तो अवध में तालुकदार का मतलब होता था कि बहुत ही बड़ा ग्रेट लैंड होल्डर, यानी कि वो जमींदार से भी ऊपर हुआ करते थे. कहाँ पे? अवध में. आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ परमानेंट सेटलमेंट हमारा चल रहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आंध्र प्रदेश तक था, न्यू वेराइटीज़ ऑफ तालुक्स वर क्रिएटेड बाय जमींदार. उसी वक्त जो है ये तालुकदार बनाए गए थे जमींदार के द्वारा.
अंडर द प्रेशर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट के प्रेशर में मैनी ज़मींदार्स वर क्रिएटिंग डिपेंडेंट तालुक्स, तो उन्होंने प्रेशराइज होकर वो तालुकदार की ऑफिशियल की एक पोजीशन बनाई डिनोमिनेट करने के लिए। अब पट्टनी तालुक और नवाबाद तालुक और ओसाट तालुक ऐसे कुछ नाम रखे गए थे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि ये किससे रिलेटेड है तो ये परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड है ये पोजीशंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे मलगुजारी सिस्टम। द लैंड टेन्योर प्रिवेलिंग इन द अर्स्ट वाइल सेंट्रल प्रोविंसेस, यानी सेंट्रल प्रोविंस में था, वॉज नोन एज मलगुजारी सिस्टम, इन विच जो मलगुजार थे वर मेयरली अ रेवेन्यू फार्मर अंडर द मराठास। अब मलगुजार जो आप मराठा से याद रख सकते हो, एमएम से है, तो मलगुजार जो थे ये एक रेवेन्यू फार्मर थे, यानी इनकम फार्मर, यानी कि रेवेन्यू जिनके पास होती थी वो फार्मर्स थे जिनके अंदर, मराठास के अंदर। व्हेन द मराठा केम इनटू पावर इन दिस रीजन, जब मराठा इस रीजन में पावर में आए, दे फार्म्ड out the revenue of villages to persons of influence and wealth who were called मलगुजार्स। तो इन्होंने क्या किया, जब ये पावर में आए मराठास अपने रीजन में, तो इन्होंने क्या किया, फार्म आउट किया जो रिवेन्यू ऑफ विलेज था, एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करके जिनकी वेल्थ अच्छी थी, जिनको टेक्निक्स पता थी खेती की, उनको इन्होंने एक ओहदा दिया जिसका नाम था मलगुजार, जिनकी रिवेन्यू अच्छी खासी होती थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, दे वर गिवन प्रॉपर्टी राइट एंड वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, इनको एक प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई पेमेंट ऑफ रेवेन्यू की। इफ़ द हेडमैन ऑफ अ विलेज वॉज वीक, अगर जो विलेज का हेडमैन है वो कमज़ोर है, और वॉज फॉर मतलब और किसी रीज़न से हो, वो काम ना कर पा रहा हो, एनेबल हो आंसर करने के लिए अपना जो वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, या फिर इफ़ अ कोर्ट फेवरेट वांटेड द विलेज, द हेडमैन वॉज रिप्लेस्ड विदाउट हेजिटेशन बाय द फार्मर्स। तो फार्मर्स के पास ये राइट था कि जो विलेज का हेडमैन है या तो वो कमज़ोर हो, या वो किसी कारण से काम नहीं कर रहा हो, या फिर उसको जो सम यानी कि टोटल करने में उनका जो मैथमेटिक है या टैक्स का वो कलेक्शन है जो वो लगाते हैं उसमें अनेबल है, या फिर वो उस कोर्ट का फेवरेट बंदा नहीं है, तो फार्मर्स के पास राइट्स थे कि वो हेडमैन को रिप्लेस कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन से। तो ये कौन से फार्मर्स थे, ये रिवेन्यू फार्मर्स थे जिनको बोला गया है मलगुजारी। ठीक है, द फार्मर्स और मैनेजर वॉज एट फर्स्ट कॉल्ड, जो फार्मर बोल लो या फिर मैनेजर बोल लो, जिसको मतलब जो रिवेन्यू फार्मर्स हुआ करते थे उनको पहले क्या बोला गया, मुकद्दम। मुकद्दम बोला गया। द हिंदी और मराठी फॉर्म ऑफ अरेबिक मुकद्दम, मुकद्दम बोलते थे। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या बोला, मुकद्दम। अंडर द मलगुजारी सिस्टम द लंबरदार सरदार या फिर लंबरदार अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द मलगुजार्स वॉज द रिवेन्यू एंगेजर। अब मलगुजारी सिस्टम में लंबरदार बोल सकते हो, सरदार बोल सकते हो, सरदार लंबरदार बोल सकते हो, इनको अपॉइंट किया गया फ्रॉम अमंग द, किसके बीच में से, मलगुजार्स के बीच में से ही, रिवेन्यू एंगेज करने के लिए। ठीक है, अदर कल्टिवेटर्स वर आइदर एब्सोल्यूट ऑक्यूपेंसी टेनेंट, जो कि बाकी कल्टिवेटर्स थे वो एब्सोल्यूट ऑक्यूपेंसी करते थे, टेनेंट थे वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट थे, यानी अलग अलग पोजीशन सबको दी गई थी, रैयत मलिक थे, लेसेस थे, हु कुड बी इजेक्टेड फ्रॉम देयर होल्डिंग ऑन वेरियस ग्राउंड्स। ठीक है, तो मलगुजार जो कि प्रोप्राइटर थे, को शेयर थे, हेल्ड, वो लैंड को हेल्ड करते थे अंडर स्पेशल डिस्क्रिप्शंस, नेमली जिनका नाम होता था सर लैंड या फिर खुदाकश्त लैंड। तो क्लियर हो गया, ये चीज़ें थी। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि किस किस एरिया में थी, कौन लेकर आया था, इतना काफ़ी हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद जो है हम ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में हम इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इनकी सिविल सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इनका हम एजुकेशंस को लेके क्या पॉलिसी थी उन सब के बारे में देखेंगे। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी। तो ये हमने 2 पार्ट कर लिया। तो याद रखना है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पार्ट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का ये 6th पार्ट है। क्लियर हो गया, हम चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।